Hi, so this is Prelims 2021 CSE General Studies पेपर 1 का सॉल्यूशन प्रीलिम्स। ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू बनाया गया है। सी तो इसके साथ 2011 टू 2021 तक ये 10 साल के विद सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की से ये सारे वीडियोस रेडी हैं। गो एंड वॉच इट इन द प्लेलिस्ट। जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो बेस्ट टेस्ट सीरीज होता है, बेस्ट प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल होता है एग्जाम का, वो होता है हमेशा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्टी एरिया होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, किस जगह पर यूपीएससी का जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप ये 10 साल के पेपर उठा के सॉल्व करोगे ना तो आप फैमिलियराइज हो जाओगे कि यूपीएससी का भी एक सेट पैटर्न है। कोई भी चीज जस्ट लाइक दैट आउट ऑफ द वर्ड नहीं पूछी जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर सेटर को बताया जाता है वो ये होता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस जो है एग्जाम का उसको फॉलो करना है। सिलेबस जो नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स का सिलेबस लिखा हुआ है GS1, उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। यूपीएससी जैसे एग्जाम, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होते हैं, तो अक्सर ऐसी कोशिश की जाती है कि 50% के आसपास हमको कट ऑफ रखना है। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग भी नहीं हो। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2021 और इसके साथ कुछ दिन पहले मैंने 2020 का भी पेपर सॉल्व करवाया था, उसको भी मस्ट वॉच है, इसके कॉन्टिन्यूएशन में देखना है। 2021, 2020, 2019 जो पिछले 2-3 साल होते हैं ना, ये एग्जाम के पैटर्न को बताते हैं कि राइट नाउ अभी एग्जाम किस पैटर्न में मूव हो रहा है। तो अगर 2021 भी देखें तो हमारी जो डे 1 से स्ट्रैटेजी रही है कि कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें थॉरो नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से करंट अफेयर्स अ लेयर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एरिया आपका अच्छा है। एनी हाउ किसी भी टाइप का पेपर आएगा आपका अच्छा स्कोर होगा एंड यू विल हैव अ वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई द एग्जाम। सी अगर हम प्रीवियस ईयर 2021 का एनालिसिस करें, बिकॉज 2021 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एनालिसिस। तो अगर हम एनालिसिस देखें ना तो पॉलिटी जैसे पहले ट्रेडिशनल सवाल आते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, ऐसे क्वेश्चंस अभी भी हैं, बट अब ज्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन के भी आ रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब ये करंट अफेयर्स में अभी क्या चल रहा है, जैसे जुडिशियल कस्टडी हो गया, यूएपीए हो गया, इस साल के लिए जैसे सेडिशन हो गया, या फिर गवर्नर आर्टिकल 142 इज वेरी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया, लीनियंसी एटसेट्रा। तो पॉलिटी अभी भी बहुत रिलायबल और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हम फॉलो करते हैं वो अभी भी बहुत रेलेवेंट है, बट एट द सेम टाइम हमको उसके थोड़े एप्लीकेशन पार्ट में भी ध्यान देना है। तो अभी आप 2022 का पेपर लिखने जाएंगे तो कीप दिस इन माइंड, पॉलिटी सेक्शन इज वेरी रिलायबल एंड वेरी स्कोरिंग। इस पार्ट में इग्नोर नहीं करना है, पॉलिटी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी अब जो सवाल आ रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर्स से, ट्रेडिशनल एरिया है, फेवरेट एरिया है, वेस्टर्न घाट से सवाल आता है, ओशियन से एक सवाल आता है, जियोमॉर्फोलॉजी से एक सवाल आता है, मूनसून फेवरेट एरिया बना हुआ है। इन सब से ट्रेडिशनल जो प्रेशर विंड्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स हैं, इससे एक सवाल आ जाता है। वर्ड ज्योग्राफी में मैपिंग का एक सवाल आ जाता है, जैसे इस बार डोनबास रीजन है तो डोनबास में क्या पॉपुलर है, किस चीज के लिए वो डोनबास फेमस है अपार्ट फ्रॉम रशियन यूक्रेन क्राइसिस, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। माइंस एंड मिनरल्स लास्ट 2-3 ईयर से पिक हो रहा है, माइंस एंड मिनरल्स। तो ज्योग्राफी में भी अगर हमारा ऑप्शनल नहीं है, स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है, क्लास 11 की एनसीईआरटी दोनों बुक, क्लास 12 की एनसीईआरटी दोनों बुक, जीसी लियोंग, ऐसी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हम देख लें, मोर देन सफिशिएंट है। और इधर भी एप्लीकेशन में जो डेली न्यूज़पेपर हम देखते हैं वो एक एक्सीलेंट लेयर बनाता है ओवर दिस स्कोर सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी। एनवायरमेंट में भी अगर हम देखें तो सवाल जो आ रहे हैं प्राइमरली इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जैसे COP26 में अभी हमने जो प्लेजेस किया, या फिर से आपका अभी दिस IPCC का रिपोर्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ MOEFCC के इनिशिएटिव्स हुए, ये एरिया ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज अभी भी प्राइमरली फोकस एरिया है, इससे सवाल आएंगे।
इकोनॉमिक्स की बात करें तो पिछले जो 2-3 साल हैं ये कोविड की शैडो में हुआ है सारा इकोनॉमिक्स, तो अभी भी इकोनॉमिक्स इधर ही वर्क कर रहा है। इन्फ्लेशन इस बार इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन से सवाल आएगा, आरबीआई पॉलिसी से सवाल आएगा, आरबीआई फेवरेट है, इंस्टीट्यूशन माइक्रो क्रेडिट से आएगा, जो इन्फ्लेशन और रेसेशन जैसी टेंडेंसी भी देखने को मिली इनसे आएगा सवाल, ये अभी भी कोर एरिया रहेगा। बैंकिंग के रिफॉर्म से क्वेश्चंस आएंगे, मनी किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। अभी एक जो नई ट्रेंड आ रही है वो एक तो इंस्टीट्यूशंस है जैसे सेबी एटसेट्रा, इससे सवाल होने चाहिए, सेबी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जिस तरीके से टाइटली इंटीग्रेट हो रही है, तो ये नए इस बार हो सकता है 5 जून को सवाल। इकोनॉमिक्स इस बार पिक होना चाहिए, देयर इज अ गुड चांस। बजट सर्वे का समरी अच्छे से देखना है, बजट पूरा देखना है, स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे की समरी जरूर देखना है, और बेसिक वोकैबुलरी तैयार करके जाना है। हिस्ट्री की बात करें तो लास्ट सम टाइम से एंशिएंट का एक दौर आया था, अभी इतना एंशिएंट आ नहीं रहा है, और जो एंशिएंट आ रहा है वो या तो नॉन डुएबल टाइप होता है या फिर बेसिक से हो जाता है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेडाइवल अभी कुछ जो टर्मिनोलॉजीज एटसेट्रा पिक हो रहा है मेडाइवल में। मॉडर्न इस बार थीम हो सकता है बिकॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, स्पेशली 1905 टू 1947, दिस कुड बी द हाईलाइट मॉडर्न हिस्ट्री। कल्चर में भी ट्रेडिशनल जो हम स्टैंडर्ड बुक्स देख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स का बुक। बाकी जो न्यूज़ में कुछ है वैसे सवाल होते हैं, एट टाइम्स वो नॉन डुएबल टाइप भी लग रहे हैं, बट ये मैनेजेबल है। मॉडर्न हिस्ट्री इग्नोर नहीं करना है। करंट अफेयर्स की बात करें, रेगुलर न्यूज़पेपर इज मोर देन सफिशिएंट। न्यूज़पेपर में जो हम 360 डिग्री कवरेज करते हैं, अगर आप रेगुलरली कर रहे हो इसमें किसी भी टाइप का कोई डिफिकल्टी नहीं होगा करंट अफेयर्स में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिकॉज इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, तो यूपीएससी बायोलॉजी बायोटेक इस एरिया में कुछ ज़्यादा फोकस कर रही है। एक तो फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो वन रीज़न। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले ऑल ऑफ द अबव बड़ा सेफ ऑप्शन होता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है, तो जैसे आगे कुछ सवाल है मैं दिखाता हूँ, प्रिसीजन होना भी ज़रूरी है। जस्ट लाइक दैट जो पहले गेस्ट मास्टर गिरी जो हो रही थी वो अब इतना वर्क नहीं कर रही है। ओके, सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी लाइक नॉलेज होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम टिकड़म्स वर्क करती है, अभी भी लैंग्वेज से एलिमिनेशन होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन वो अभी भी वर्क करता है, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करेगा दिस जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो प्रीलिम्स में, कि सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस अभी भी इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट होंगे। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इजी क्वेश्चन, ये करेक्ट होना इज अ मस्ट। मॉडरेट क्वेश्चंस एज मेनी एज जो आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, डू दैट। डिफिकल्ट क्वेश्चन का बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। दिस इज अ रिलेटिव एग्जाम, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। ये आपका प्रेशर चेक करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी होती है जब आपको सवाल नहीं बन रहे हैं, तब आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो कीप दिस इन माइंड। अब जैसे ये सेट ए है जो 25-25 डिवाइडेड होता है ऐसे ABCD, कई बार कुछ सेट का स्टार्टिंग डिफिकल्ट होता है, जैसे शुरुआत में सेट ए बहुत डिफिकल्ट है, 76-80 तक जाओगे तो बड़े आसान आसान सवाल होते हैं। सो कीप दिस इन माइंड, नहीं बन रहा है आगे बढ़ो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। पहले सेट में डिफिकल्टी आ रही है, स्टार्ट फ्रॉम 26, स्टार्ट फ्रॉम 51, स्टार्ट फ्रॉम 76, ब्रेक द पैटर्न, ओके। सो ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ये पूरे 100 क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे, और इसमें जैसे हिंदी भी आता है। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। कहीं कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, राइट अवे उसका तुरंत हिंदी आप देखो, आपको कई बार एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है, ओके। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया यहाँ पे भी, 99 यहाँ पे करेक्ट, 99 के अकॉर्डिंग दिस स्कोरिंग हुआ है, ओके। तो देखो हिंदी भी जो होता है इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर डिफिकल्टी आ रहा है, एक बार आप हिंदी रीड भी करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट्स एट टाइम्स देखने को मिलेगी। तो पेपर जो है इसको 2020 के कंटिन्यूएशन में देखिए, जो 2020 का सॉल्यूशन वीडियो है उसको भी मस्ट वॉच है, देखिए, और फिर हम 2021 अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। सो आई विल गो क्विकली बिकॉज ये सब आपने पहले ही कवर कर रखा है। इसमें जो इंसाइट्स है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे मैं बताते चलूंगा। अब जैसे देखो, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूजुअली अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, सेंट्रल इंडिया का बैंक है, रिजर्व बैंक है, सेंटर अपॉइंट, ट्रू, दिस इज ट्रू।
Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. अब ये बात तो ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शंस आरबीआई को दे सकता है, बट यहाँ क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑलरेडी बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है, तो बहुत सारी चीजों के जो फाइन डिटेल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते हैं। ये चीज बाद में आती है एक्ट के थ्रू, जैसे आरबीआई का एक्ट है 1934। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि क्या प्रोविजन है क्या नहीं है, इस टाइप की चीजें नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज इज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ऑब्वियसली एक एक्ट के थ्रू पावर ड्रॉ होगा, सो द राइट आंसर इज 1 and 3। अब देखो इस सवाल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमें जानने को नहीं है, बेसिक सवाल है, बेसिक लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन हमारा अच्छा है तो प्रश्न हमारा बेटर होगा सॉल्व। सो दैट इज वाई रीडिंग एबिलिटीज अच्छी होना बहुत जरूरी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। तो सी ये पॉसिबल ही नहीं है, तुरंत एलिमिनेट करो, 2 is gone, 2 is gone, 2 is also gone, so the right answer is C, 1 and 3। See, so simple। अब with reference to casual workers employed in India, consider the following statement। All, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं केयरफुल, all casual workers are entitled to employee provident fund coverage। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ एम्प्लॉयर करता है, ईपीएफ वगैरह। तो ये क्या कैजुअल वर्कर्स को भी होगा, पार्ट टाइम वर्कर्स भी हैं जो कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लाइक दैट। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। अब देखो ये बड़ा जस्टिफाइड है, वो परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, अगर मेहनत ज्यादा किया है उसने, ओवर टाइम किया, तो पैसे बराबर तो मिलना पड़ेगा ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकता, कॉमन सेंस। एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स, अगर ओवर टाइम कर रहा है तो पैसे भी दो, तो दिस इज ट्रू, 2 तो ट्रू होगा, तो दिस ऑप्शन इज गॉन। Government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। अब यहाँ only लिखा हुआ है, बट ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर सकती है। अब गवर्नमेंट को ऐसे हम बाध्य नहीं कर सकते, गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन निकालेगी। एक्चुअली ये पूरा बैकड्रॉप है ना, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस चल रहा था और गिग इकोनॉमी भी ऑन राइज है, और गवर्नमेंट कोड, लेबर कोड, वेजेस दिस बिल भी ला रही थी, उसके बैकड्रॉप में। बट हमें इतना कुछ भी नहीं पता, तो थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये हैज टू बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है कि उनको ईपीएफ वगैरह प्रोविजन भी दो, अगर कोई से कैजुअल वर्कर है 15 दिन के लिए आया, तो क्या उसका भी ईपीएफ वगैरह बनेगा, नॉट प्रैक्टिकल। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। और ये गवर्नमेंट, यस, नोटिफिकेशन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, कैन बी अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कि वेजेस जो है बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करो, तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन, 2 and 3। वैसे भी कंट्री जो है आज की डेट में डिजिटल इंडिया, डिजिटल बैंकिंग को ज्यादा एनकरेज कर रही है, तो ये उसके साथ सिंक भी हो रहा है, 2 and 3। अब जैसे ये बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, हमें मोस्ट लाइकली बताना है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, पहला स्टेटमेंट देखा, थोड़ा करेक्ट लग रहा है, मार्क किया, आगे बढ़ गया, ऐसा गलती नहीं करना है। सेकंड भी पढ़ो, थर्ड भी पढ़ो, फोर्थ भी पढ़ो, बिकॉज मोस्ट लाइकली लिखा है। मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रेसेशन, तो फिर रेसेशन की बातें हो रही है, जो ग्रोथ है 2 quarters, टेक्निकल रेसेशन एटसेट्रा। तो अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो रेसेशन है। इकोनॉमी को वापस स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कट करो टैक्स रेट अकम्पेंड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो पैसा महंगा हो जाएगा, आसानी से मिलेगा नहीं, तो वो इकोनॉमी रेसेशन में कैसे काम करेगा। रेसेशन में तो ईजी मनी पॉलिसी होती है। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पेंड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। रिडक्शन ठीक है, बट टैक्स रेट क्यों बढ़ा रहे हो, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर अब देखो ये 2 स्टेटमेंट है, पहला है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, दूसरा डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, ऑपोजिट है, हमेशा आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। ये लेफ्ट बोल रहा है तो ये राइट बोल रहा है, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, तो 2 अपने वैसे ही एलिमिनेट हो गए, या तो बी होगा या डी होगा। सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, या तो बी होगा या तो डी होगा, बिकॉज दोनों उल्टी बातें बोल रहे हैं, ये इंक्रीज बोल रहा है, ये रिडक्शन बोल रहा है। अब रेसेशन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, सो बी इज द राइट ऑप्शन। सी इकोनॉमिक्स सो इजी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। मतलब किसा कोई गुड है उसका अचानक दिस जो डिमांड है, बाकी सब चीज़ें चेंज सेम है बट उसका डिमांड बढ़ गया है,
और यहाँ माइट लिखा है, डिमांड बढ़ गया है मतलब ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, मतलब पहले आपसे प्रोडक्ट ए लेते थे बट उससे सस्ता प्रोडक्ट बी भी मिल रहा था, बट अब इसकी प्राइस भी बढ़ गई तो आप सोचोगे अब ए ही ले ले, दोनों चीज़ें महंगी हो गई हैं। सब्सटीट्यूट था वो बढ़ गया, तो अब आप सब्सटीट्यूट में नहीं जाओगे, इस प्रोडक्ट में जाओगे। वन हैज़ टू बी देयर। जैसे ही एक स्टेटमेंट करेक्ट आ जाए, बाकी जिसमें वो स्टेटमेंट नहीं है उसको गलत कर दो, इससे काम ईजी हो जाता है, इसको रॉन्ग कर दो, ये होगा ही नहीं अब। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ए है इसके साथ साथ आपको बी भी खरीदना पड़ेगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट है। टी खरीदा है तो आपको शुगर भी खरीदना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट है। तो शुगर महंगी हो गई तो आप सोचोगे टी भी अब कम कर देते हैं पीना, तो टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट जो है, शुगर महंगा हुआ तो टी भी कम होगा, बट यहाँ तो इंक्रीज हुआ था तो टू हो ही नहीं सकता, टू नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो। ये चीज़ हमने जैसे जो ये स्टेटमेंट पहले ही चला गया था, अब ये भी चला गया है ना। अब 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो ये तो होगा ही होगा, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फोर्थ हैज़ टू बी ट्रू। थर्ड क्या है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब जो इंफीरियर गुड ऐसे होते हैं ना कि जैसे आपका पहले पैसे कम मिलते थे तो आप पर्टिकुलर गुड ए खरीदते थे, अब आपका इनकम बढ़ गया तो आप ए गुड खरीदना बंद कर दोगे, तो वो इंफीरियर गुड है। तो इससे तो डिमांड कम हुआ ना, यहाँ तो मार्केट डिमांड बढ़ाने की बात थी। तो 1 and 4, 1 and 4, तो द राइट आंसर इज ए, 1 and 4। तो इस तरीके से ना ऑब्जेक्टिव सोचना है और हर चीज एग्जाम्पल्स के थ्रू सोचो। अगर कई बार अगर कोई एक एग्जाम्पल भी उसको फिट नहीं हो रहा है, जस्टिफाई नहीं हो रहा है, मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली देखा था ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनमें बड़ी डिफिकल्टीज आ रही थी, आरबीआई ने बोला कि हम इसको भी देखेंगे। तो सुपरवाइज रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स है, पेड अप कैपिटल का एक क्राइटेरिया है, बट दे आर नॉट सेटअप बाय दिस स्टेट, दिस इज रॉन्ग। सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंडिया दिस इज टॉप, आरबीआई करेगा, ये नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 is gone, 1 is gone, 1 is gone, द राइट आंसर इज बी। इवन वी डोंट नो कि ये करेक्ट है या नहीं है, बट हम डैम श्योर है कि ये रॉन्ग है। अगर वी आर डैम श्योर दिस इज रॉन्ग, देन आंसर हैज टू बी 2 and 3। बाकी दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स, व्हाई नॉट? देन दे वर ब्रॉट अंडर द purview ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट, यस अंडर रेगुलेशन है, 2 and 3 दोनों करेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस एंड दिस, ओके। बॉन्ड का इल्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड पे आपने पैसे लगाए, अब उसका दिस इल्ड बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्लाइटली भी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। इन्फ्लुएंस, ऐसे कीवर्ड्स याद रखने चाहिए, कॉन्सिक्वेंस है, इन्फ्लुएंस है, लाइक दैट। एक्शंस ऑफ द यूएसए फेडरल रिजर्व, नाउ दिस इज अ फैक्ट कि यूएसए इज इकोनॉमिक सुपर पावर। फेडरल रिजर्व जब टेपरिंग करता है तो पूरे मार्केट में इंपैक्ट आता है। फेडरल रिजर्व जब इजी मनी पॉलिसी करता है पूरे मार्केट में इंपैक्ट आता है, वर्ल्ड मार्केट्स में। सो दिस इज देयर। फेडरल रिजर्व जैसे यूएस का अगर स्नीज भी करता है ना तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में उसका इंपैक्ट आता है, दिस इज अ फैक्ट। रिजर्व बैंक हमारा लोकल दिस कंट्री का बैंक है तो ऑब्वियसली इसके एक्शंस कंट्री की बॉन्ड यील्ड तो इंपैक्ट करेंगे, हैज टू बी ट्रू। इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बना हुआ है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड में इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस होगा वो, इन्फ्लुएंस। इट कुड बी एनी डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बट देयर विल बी सम इन्फ्लुएंस। सो डी 1, 2 and 3। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है। कई बार जो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स आते हैं ना, यहाँ ऑड वन आउट भी ढूंढना चाहिए, ऑड वन आउट। फॉरेन करेंसी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस भी हैं, ओके। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है, दीज ऑल आर टूल्स जिसके थ्रू हमने मनी पैसा उठाया है, लाइक वी रेज मनी। So this is bonds, this is FDI, foreign FII and this is global depository receipts। ये क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है, ये डेट क्रिएटिंग होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स? ये नहीं होगा। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स है, यस। FII में भी पहले कंफ्यूजन होता था, FII FDI में 10% का, फिर बाद में डेफिनेशन आया, दिस कुड बी ट्रू। GDR जो है ये भी हमने पैसे उठाए हैं, दिस इज अगेन FDI में इंक्लूड हो सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इज 1, 2 and 3। इकोनॉमी के बेसिक सवाल ही आए हैं अभी इतने 2-3 सालों में और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इस बार इकोनॉमी
पिक हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, एग्जाम्पल देखो, आज रुपी 70 का है, कल $1 70 रुपये, कल $1 100 रुपये हो गया। ओके, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। पहले बाहर विदेशी लोगों को $1 में 70 रुपये का सामान मिल रहा था, अब 100 रुपये का सामान मिल रहा है, तो उनको हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई ना एक्सपोर्ट में, हम ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये इंक्रीज हुई है या फिर कम हो गया है? यहाँ पे वैल्यू जो है, पहले 1 रुपये से 70 रुपये में $1 आ रहा था, अब 100 रुपये में $1 आ रहा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ा एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बट ये इंक्रीज नहीं हुआ। ट्रेड बैलेंस में वैल्यू डिटरमाइन करती है दिस, जो है कि डी वैल्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फार फेच्ड होगा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारा ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, बट डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। तो दिस इज रॉन्ग। वन हैज़ टू बी ट्रू, ये तो पहले ही पता था वन हैज़ टू बी ट्रू, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 तो है भी नहीं, इसको पहले ही हटा दो। 1 या 1 and 2 हो सकता है, 1 या 1 and 2 हो सकता है ना। अब यहाँ इंक्रीज लिखा था तो ये नहीं है, डिक्रीज है, दिस इज ए ओनली, ए ओनली। कई बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जैसे 2 सवालों में गलती हो रही है। देखो, एट टाइम्स आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो एट टाइम्स, जैसे 10 सवाल आपने किए, ऐसे 2 वाले, है ना, और आप थोड़ा फेयर, अगर बहुत ही अनलकी हो तब तो अलग बात है, बट यूजुअली अगर 5 सही हो गए, 5 गलत भी हो गए, है ना, तो 5 into 2 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 गलत हो गए, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग आएगा, 0.66 का नेगेटिव मार्किंग होगा, से 1 नंबर आपके कम हो गए, बट ओवरऑल फायदे में रहोगे। नॉर्मल केसेस में ये बैकफायर भी हो सकता है, बट नॉर्मल केसेस में तो ऐसे सवालों में आप क्या करो कि पहले तो शॉर्ट वाले कर लो, फिर आपको लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर आपको थोड़ा लग रहा है चांस लेना चाहते हो, तब जो 50-50 वाले हैं उस पे चांस लो। ब्लाइंड नहीं लेना है 50-50 वाले में, जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है, 2 ऑप्शंस आपने हटा दिए, यू कैन टेक चांस। Then, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? अब देखो, ये जो ब्लैक मनी हो रहा है, मेन कॉज ऑफ वरी क्या होगा? तो यहाँ पे नेगेटिव चीज बताना है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी, इसको हम ऐसा गलत नहीं बता सकते। फेयर मैनर में कोई रियल एस्टेट बढ़ रहा है, दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी। लग्जरी को हम ऐसा बैड नहीं बोल सकते, दिस इज ट्रू। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, परचेज ऑफ दिस, अब ये पर्सन का है कि उसको क्या करना है, फेयर मैनर में कर रहा है, दिस इज अगेन, हम वी कांट से कि दिस इज रॉन्ग। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, अब पॉलिटिकल डोनेशन भी अगर विद इन बाय लॉज हो रहा है, बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पर से रॉन्ग। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंज, अब ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, तो यस, यहाँ पे वैसे भी हमें पूछा था वरी हमेशा गलत चीज का होता है, तो एक्चुअली ब्लैक मनी में एक पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है, सो दिस इज डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट, अब देखो, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। पब्लिक डेट आपने रीपे कर दिया, बोरो किया पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट, उधार लिया आपने, बोरो किया बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगेन उधार किया, ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, इन दोनों में नहीं होगा, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, है ना, मोस्ट लाइकली, बिकॉज मोस्ट लाइकली है। नया मनी बना रहे हैं टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अब देखो ये ऑड वन आउट भी हो रहा है। न्यू मनी बना रहे हैं, न्यू मनी बना रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा पैसा हम पंप कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली मनी ज्यादा आ गया तो इन्फ्लेशन आएगा ना, तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा इफेक्ट दिस डी का। अब ये भी न्यूज़पेपर में साल भर हमने आर्टिकल पढ़ा था इसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आर्टिकल पढ़ा, आरबीआई जो दूसरे गवर्नर सुब्बा राव साहब का पढ़ा। सो द पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी, हम सोच रहे थे कि नया मनी प्रिंट कर दें, बट हमने नहीं किया, रीजन यही था, इन्फ्लेशन। मनी मल्टीप्लायर, शब्दों में देखो, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है इकोनॉमी में, इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पैसा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। हर जगह शब्दों के मीनिंग पे जाओ, उसका ओवरऑल मीनिंग भी मोर और लेस वैसे ही होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या इकोनॉमी का हो, मीनिंग वैसे ही होता है। तो मनी मल्टीप्लाई। कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ गया तो एज सच कोई इंपैक्ट होगा नहीं, कैश रिजर्व रेशियो जो अलग से इन्हें रखना पड़ रहा है बैंक्स को, तो वो तो मनी मल्टीप्लाई एज सच नहीं हो रहा है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो भी समथिंग लाइक दैट है, अलग से कुछ रखना पड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट वो सारी पॉपुलेशन नॉन बैंकिंग वाली आ गई, देन व्हाट, श्योरिटी से हम नहीं बोल सकते कि उससे बढ़ेगा। बट अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ रही है,
मतलब आप अपना ज़्यादा पैसा बैंक में रख रहे हो, आप अपना ज़्यादा पैसा बैंक से उधार भी ले रहे हो, तो दिस हेल्प्स इन मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ मनी मल्टीप्लायर। सी, वेरी सिंपल। With reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused increase by which of the following? Demand pull, देखो cost push होता है, demand pull होता है। ये demand pull है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आ गई, सबको वो चीज़ चाहिए। जैसे वीट का भी शॉर्टेज होता है तो से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है ना, मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है। फिजिकल स्टिमुलस, अभी जो हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया में खूब सारा पैसा पंप कर दिया इकोनॉमी में, फिजिकल स्टिमुलस दिया, इन्फ्लेशन होगा। हायर परचेजिंग पावर, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, वो खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्फ्लेशन होगा। डिमांड बढ़ गई, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे अक्सर हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे लग्जरी गुड्स का डिमांड ज़्यादा आ रहा है नेपाल में, तो ये कभी डिबेट का टॉपिक बन गया है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट से तो पैसे कम होंगे लोगों के पास, महंगा हो जाएगा पैसा, तो ये इन्फ्लेशन को काउंटर करेगा बजाय पुश करने के। तो फिफ्थ तो होने से रहा, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया राइजिंग इंटरेस्ट रेट। जैसे अभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने बोला हम राइजिंग नहीं, हम इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, रेपो रिवर्स बढ़ा रहे हैं काउंटर करने के लिए इन्फ्लेशन को। तो 5 तो होगा ही नहीं, ये गया, ये गया, ये गया। 1 to 4 इज द राइट आंसर। सी, इकोनॉमिक्स से कभी नहीं डरना है। ऐसे 4-5 स्टेटमेंट्स आते हैं तो कभी नहीं डरना है, या हमेशा कोई ना कोई लूप होल मिलेगा आपको, कोई क्लू मिलेगा और आप करेक्ट आंसर पे आ जाओगे। बस उसको पढ़ो अच्छे से और 360 डिग्री दिमाग लगाओ। सो दिस इज ए 1, 2 and 4. अब with reference to India, consider the following statements. Retail investors through Demat account can invest in treasury bills, government of India debt bonds in primary market. अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना रिटेल इन्वेस्टर से भी हम मनी रेज करें। तो अभी कुछ ही दिन पहले रिटेल डायरेक्ट और इस टाइप की न्यूज आई थी, और ये रिटेल से कैन लिखा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यस इन्वेस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं। Negotiated dealing system order matching government security trading platform of the RBI. Negotiated dealing system order matching. All right. Central Depository Services Limited is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. अब what about National Stock Exchange? वहाँ अगर ऐसी कोई चीज़ आया तो क्यों नहीं करेंगे? प्रेफर क्यों किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को? तो ये जैसे अब ने ये लॉजिक लगाया ना, ये करेक्ट नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे बैंक्स भी हैं इसमें, एचडीएफसी भी है, एसबीआई, ऐसे करके जॉइंट बहुत लोगों का मिलके बनाए डिपॉजिटरी सर्विसेज। ऐसा नहीं कि आरबीआई एंड दिस, नो। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये ट्रू है, ये ट्रू है, द राइट ऑप्शन इज बी। अब विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। लुकिंग गुड, इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। वाटर मतलब पानी, क्रेडिट मतलब क्रेडिट मिल रहा है उन्हें, कुछ वाटर का से क्रेडिट मिल रहा है। डेबिट क्रेडिट दो अलग चीज होती है, ये क्रेडिट है। तो माइक्रो फाइनेंस टूल है, यस। वाटर एंड सैनिटेशन में होगा, ओके। ग्लोबल इनिशिएटिव है लॉन्च अंडर द एजेस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक। यूपीएससी का हैबिट है वो ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे से चेंज कर देता है, आसान होता है एमसीक्यू बनाना ऐसा। तो स्टेटमेंट में कोई भी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल दो। It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidy. अब ये इतना गुडविल वाला स्टेटमेंट है, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है। ये चीज करेक्ट होगा तो थर्ड तो होगा ही होगा, दिस इज रॉन्ग। माइक्रो फाइनेंस कर रहे हैं, क्रेडिट है, ये भी करेक्ट लग रहा है। 1 and 3 इज द आंसर। ये इंस्टीट्यूशंस रॉन्ग है, ये water.org है, द राइट आंसर इज 1 and 3। अब जैसे ये सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक आरबीआई हमारा लास्ट रिजॉर्ट है, जब कहीं पैसा नहीं है तो आरबीआई यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। अब आरबीआई बैंक है बट वो अलग टाइप का बैंक है, वो हमसे डायरेक्ट डील नहीं करेगा। हमको इंडस्ट्री को, ट्रेड को जो पैसे चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कि हम आरबीआई के पास जाके हम बोलेंगे पैसे चाहिए, नो, वो उसको नहीं देखता। लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब पहला रिजॉर्ट हुआ जो हमारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह है, ये जो पैसे लेंगे वो आरबीआई से लेंगे, तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो 2 इज करेक्ट। गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करना है बजटरी डेफिसिट, तो ऐसा लैंडिंग ये हम नहीं बोल सकते। द राइट आंसर इज 2। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से करना है कि हमारा पहला दिस कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद आरबीआई, सेंट्रल बैंक। सो दिस इज बी ओनली।
ये काफ़ी न्यूज़ में था। R3 R2 ये सारी चीज़ें बहुत न्यूज़ में है। प्लास्टिक एक फेवरेट एरिया, हर साल सवाल आता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक फेवरेट एरिया, लास्ट 2-3 ईयर से बहुत आ रहा है। वेस्टेज डिस्पोजल। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ। अब देखो, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड्स, EIA करना है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब एक सेट ऑफ टूल्स हैं, ये फॉलो करना चाहिए हमें। कुछ इसमें जब कोड ऑफ कंडक्ट जैसे होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, मतलब सर्टेन गाइडलाइंस है, सर्टेन गाइडलाइंस है। तो ये मैनेजमेंट का नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट नहीं है, ये है जैसे रिड्यूस रीयूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकल में, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब जैसे ये है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। अब देखो स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब होता है ताम्र प्रगलन। अब ये कुछ हैवी हो गया, बट ताम्र प्रगलन मतलब होता है उसको पिघला के, पिघलाना, प्रगलन, और फिर उससे कुछ ऐसा बन रहा है। तो देर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से कंसर्न है। दे में रिलीज लीथल, लीथल मतलब जानलेवा, लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। CO एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, रिलीज होती है जो CO, इवन जो ऑटोमोबाइल का होता है उसमें भी CO बनता है, बट हम उसको आराम से ट्रैप कर लेते हैं, उसको रिलीज करने नहीं देते। तो लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में कि लीथल लेवल ऑफ CO आ गया, कार्बन मोनोक्साइड, ये ओडोरलेस ऐसे गैस होती है CO, जो हेमोग्लोबिन एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो दिस इम्पैक्ट्स। सो कार्बन मोनोक्साइड नो। कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। अब ये हो सकता है स्लैग जो है वेस्ट डिस्पोजल है, तो लीचिंग हो जाए, जो इसके मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए, रिवर में रिलीज हो जाए। सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। अब SO2 इज वेरी कॉमन, AQI में हम देखते हैं SO2 वगैरह आता रहता है। दिस रिलीज इज वेरी कॉमन, सो द राइट आंसर इज 2 and 3। चिमनीज वगैरह होती है ना, यहाँ पे भी ऐसे गैजेट्स लगाते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं हम कि जो वेस्ट है, धुआं है, वो लीस्ट पॉल्यूटेड हो, लीस्ट पॉल्यूटेड हो। 2 and 3। अब ये फर्नेस ऑयल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरी का। एक्चुअली हम क्या करते हैं, कच्चा तेल बुलाते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर ऑयल से। इट यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट। यस, ये भी हो सकता है सल्फर, कुछ इंडस्ट्री यूज कर रही है, ऑयल रिफाइनरी। 1 2 3 इज द आंसर, 1 2 3। ब्लू कार्बन क्या है? अब देखो, ब्लू मतलब पानी, अर्थ ब्लू वाटर है ना, तो ये बायोमास एग्रीकल्चर तो होना नहीं था। पेट्रोलियम ये ब्लैक कुछ होता, कार्बन एटमॉस्फेयर में होता तो ये ग्रीन समथिंग हो जाता, फॉरेस्ट बायोमास ग्रीन। ब्लू जो है वो ऑब्वियसली ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ये नहीं भी आता तब भी यू शुड मार्क A, ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ब्लू। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, बायोलॉजी काफ़ी पिक हो रहा है फॉर पास्ट सम टाइम। बायोलॉजी एक दौर था जब फिजिक्स बहुत आता था, अभी बायोलॉजी बहुत चल रहा है। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। सरफेस बिना सॉइल के, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, जैसे लाइचेन होता है, इसमें क्या होता है, फंगस, एल्गा, सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सर्वाइव कर सकता है। मॉसेस जो होते हैं ये भी बहुत रफ एंड टफ होते हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं। मशरूम बिना सॉइल के सर्वाइव नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसे। फर्न जो होता है ये भी वस्कुलर है, ये भी नहीं होगा। तो सो द राइट आंसर इज 2 and 3। अब देखो यहाँ पे भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। मतलब ये काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड या फिर बैक्टीरिया, इन सबको दूर करना, ऐसा कुछ होना चाहिए। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास तो मतलब इस समथिंग रिलेटेड टू हाइट होना चाहिए, ताकि एलिफेंट वहां पे जाएगा तो वो खो जाएगा। एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास वी डोंट नो, बट लेमन ग्रास जो है, लेमन जैसे हम डिसइंफेक्टेंट में भी यूज करते हैं अक्सर, ओशन फ्लोर्स वगैरह जो क्लींजिंग आते हैं, हम जब भी बेड ऑर्डर हटाना है सब कुछ, तो वी यूज लेमन समथिंग, तो पॉसिबली लेमन ग्रास इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज कोपपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फॉर्मानीफेरा। ये जो फॉर्मानीफेरा है ना, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब दे आर लाइक फर्स्ट जो सनलाइट एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन ऑफ ओशन। तो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स हैं, ये दोनों प्राइमरी नहीं है। तो द राइट आंसर इज 2 and 3। ऑलराइट, अब कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल। पैंगोलिन, साल भर हमने न्यूज में पढ़ा है पैंगोलिन कैसे कर्ल हो जाता है वो, तो पैंगोलिन तो होगा। कैप्चर्ड एज बाय प्रेडेटर, ये रोल अप हो जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबल पार्ट्स को, ये मैकेनिज्म है उनका, दे रोल। जैसे टर्टल अंदर शेल में चला जाता है, ये रोल हो जाता है, तो पैंगोलिन हैज टू बी देयर। ये गलत, ये गलत, ये दो अब बचे हमारे 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। अब देखो मैरमॉट भी अपना हो गया, हमें पता नहीं था ये क्या है, बट अब वी नो कि ये तो होगा नहीं, बिकॉज वी नो पैंगोलिन होगा। ओके, तो अब इधर लोड नहीं लेना है। अब हेज हॉग जो है ये भी रोल हो जाता है। ओके, समथिंग लाइक दिस, जैसे ये पैंगोलिन है, हेज हॉग है, और ये मैरमॉट, तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट देयर। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। ओके, MOEFCC का मैं डेली अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन सबको आप देखते रहा करो। ये जो एग्जाम्स होते हैं ना वो ऐसे ही क्लियर होते हैं। कई बार आप पेपर में देखोगे जो चीज़ स्कूल में पढ़ा या फिर मैंने आपको से 6 महीने पहले बताया था, साल भर पहले बताया था, वो डायरेक्टली पिक हो गया। ऐसा होता है यहाँ पे। ओके, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ लिखा है इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। यूजुअली इंडिया अगर इंसेप्शन से कोई चीज़ है, उसको वर्क किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो देर इज़ अ गुड चांस कि वो अपने रेगुलर न्यूज़ में देखा होगा, रेगुलर गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होता है वो देखा होगा। जैसे ISA, सोलर अलायंस, हर जगह हम सोलर अलायंस की बात करते हैं बिकॉज वी आर पायोनियर। बट ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट की सच हम बात करते हैं, दिस इज़ लाइक लेस हर्ड, ये नहीं है। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये रेगुलर चीज़ें नहीं है, ये स्ट्रीट स्मार्ट है, कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं भी करता है, ये नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी सिंस इट्स इंसेप्शन, नो। तो 5th इज गॉन। इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट 2014। ओके, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ये सही लग रहा है, एक टाइमलाइन होना चाहिए फॉरेस्ट लॉस को कम करने का, है ना। देन लीगली बाइंडिंग, अब एक और चीज़ याद रखना है, जो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन होते हैं वो बहुत फ्यू होते हैं लीगली बाइंडिंग। यूजुअली सब पुश करते हैं, लीगली बाइंडिंग आर रेयर। तो वो रेयर जो 5-10 है ना, वही याद रख लो, मॉन्ट्रियल याद रख लो, किगाली याद रख लो, ऐसे कुछ लीगली बाइंडिंग जो है। मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। तो दिस 1, दिस 2, थर्ड तो है नहीं, तो ये दोनों गए, 2 और 4, 5th हमें पता है होगा नहीं। सो द राइट आंसर इज A 1 to 4। एट टाइम्स दिस स्ट्रैटेजी डिलीवर्स, बिकॉज प्रैक्टिकली हर चीज़ जानना मुश्किल रहता है कि पेपर में जो भी पूछा गया है वो आपने पढ़ा है, ऐसा कम होता है। बट अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर रहे हो, तिकड़म्स लगा रहे हो, तो बहुत सारे सवाल, 5 सवाल भी अगर ऐसे सही हो गए ना, 10 नंबर का एडवांटेज हो जाता है। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। मैग्नेटाइट अब हमें पता है, बट ये चीज़ भी तब आता है जब एक सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर लिया है और आपकी फाउंडेशन जो है अच्छी है। फाउंडेशन अच्छी है तो आपका जो गैस वर्क है ना वो भी अच्छा हो जाता है। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूरो डिजेनरेटिव, अब ये ऐसी कोई चीज़ है, न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होगी। तो ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, अब यहाँ ह्यूमन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है क्या ब्रेक्स में? नो। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, हम इंजन खोल के तो वहाँ पे नहीं, नो। माइक्रोवेव स्टव्स विद इन होम, ये तो सीधा घर में आ गया हमारा, माइक्रोवेव किचन में, तो यहाँ क्या हम न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम वाला कोई प्रोडक्ट लगाएंगे? ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो कंज्यूमर यूज़ के होते हैं, इनका बड़ा थॉरो चेक होता है, ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती यूजुअली। पावर प्लांट हो सकता है, पावर प्लांट डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा होता नहीं। टेलीफोन लाइन अगेन कंज्यूमर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज 1, 2 and 4। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? तो ये ऑयस्टर होता है, ये एक्चुअली पूरा ऐसे फिल्टर फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वहां से विड्रॉ कर रहा है, फिल्टर फीडर, दिस इज ऑयस्टर। Then in case which of one of the following biogeochemical cycle, NCERT क्लियर कट लिखा हुआ है, weathering of rocks is the main source of release of nutrient। अब देखो weathering of rock कार्बन कैसे हो सकता है? कार्बन तो लाइफ फॉर्म से आता है, नॉट पॉसिबल। वेदरिंग ऑफ रॉक नाइट्रोजन कैसे हो सकता है? ये तो लेगुमिनस क्रॉप रूट्स और इससे होता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉट पॉसिबल। सल्फर साइकिल भी नहीं हो सकता, सल्फर साइकिल तो जैसे बर्निंग एटसेट्रा इधर से आ रहा है। फॉस्फोरस जो होता है वो रॉक से होता है, सी इज द राइट ऑप्शन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्रीवोर्स होते हैं, जो जो सड़े गले एनिमल्स हो गए हैं, डेड एनिमल्स हैं, उन पे फीड करते हैं, ये फीड करते हैं। तो अर्थवॉर्म डेफिनेटली करेगा, अर्थ में रहता है, जो डेट्रीवोर्स है वो करेगा डेफिनेटली, तो बी गया। ओके, साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करो। जेलीफिश है, मिलीपेड्स है, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स तो हमें पता है दिस इज लाइक अ प्रॉपर लाइक फिश टाइप सी हॉर्स, तो ये डेट्रीवोर्स पे क्यों फीड करेगा? नो। तो फोर्थ इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 3। वुड लाइस भी अगेन इंसेक्ट्स टाइप हो रहा है, दिस इज पॉसिबल। मिलीपेड्स भी होते हैं अर्थ में, अर्थवॉर्म, सब सेम सेम ही लग रहे हैं, ये 3 करेक्ट है। ये सी हॉर्स है, ये नहीं होगा। ओके, सी हॉर्स। ऑड वन आउट देखो, देखो ये जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इट इज अ वेरी काइंड नॉट अ वेरी फॉर्मल डिस्कशन। ट्रेडिशनली तो आपको पता होना चाहिए अर्थवॉर्म क्या होता है, जेलीविश क्या होता है, मिलीपेड्स क्या होता है, इसकी सारी टेक्निकलिटी पता होती है। बट नहीं पता है तब भी हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से, दैट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। सो दिस इज 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, एंड देयर इज नो गारंटी, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट्स जस्ट डोंट वर्क। ओके, Common carbon metric supported by UNEP has been developed for। Common carbon metric, metric मतलब एक स्टैंडर्ड होगा कुछ, common carbon metric, कार्बन मेजर करने का स्टैंडर्ड। Assessing the carbon footprint of building operations around the world, कितना कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है। Enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading। अब this is something new, commercial farming carbon trading। Enabling government to assess overall carbon footprints caused by their countries, हर country अपना ऐसे assessment कर ले। Assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in a unit time, this is fancy, this is the right option A। कार्बन फुटप्रिंट्स जो बिल्डिंग में, ये टेक्निकल टर्म है, कार्बन फुटप्रिंट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में, द आंसर इज ए। अब यहाँ पे पूछा हुआ है एस्टैब्लिश करना है सिम्बायोटिक, ये भी फेवरेट एरिया है, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एटसेट्रा, प्लस प्लस है सिम्बायोटिक। कहाँ पर होगा ये? तो ये जो तीनों ऑप्शन है, इन तीनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल, 1, 2, 3। तो देखो बायोलॉजी पिक हो रहा है फॉर पास्ट सम टाइम। ये सवाल भी बड़ा आसान था, कॉमन सेंस है। 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक सर्कुलर टेम्पल है जो बिल्ट हुआ है रीन ऑफ कच्छा पघाटा डायनेस्टी। देन इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ये देखो स्टेटमेंट देखो, दिस इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। सर्कुलर इंडिया में टेम्पल्स हैं, सर्कुलर टेम्पल्स क्यों नहीं होंगे? सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया और ओनली लिखा हुआ है। हो सकता है वो इतना फेमस नहीं हो, इतना आर्ट एंड उसका जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे बनाया है वो इतना बेटर नहीं हो, आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं हो, बट होगा ही नहीं, डाउट, ये ऐसा नहीं है। तो 2 इज गॉन, 2 इज गॉन, 2 इज गॉन। अगर चांस लेना है तो 1 एंड 4 इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज इस स्टेटमेंट को बैक करना बहुत मुश्किल है। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। It was meant to promote Vaishnav cult in the region. The design has given rise. Yes, actually पार्लियामेंट का भी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इस टाइप की है। तो यस, वहाँ पे आर्किटेक्चर का इंस्पिरेशन यहाँ से आया है, 64 योगिनी टेम्पल में। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल मार्वल। सो दिस इज 1 एंड 4। अब देखो धौलावीरा न्यूज़ में बना हुआ था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंशिएंट टाउन है, इसमें हार्वेस्टिंग है, मैनेजमेंट, बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम्स, चैनलाइजिंग वाटर। द राइट आंसर इज धौलावीरा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर साल 1 या 2 सवाल आना है, मतलब आना है। दिस इज धौलावीरा। ओके, तो 32 इज ए। इसका एक राज्यसभा का एक बहुत संसद टीवी अब हो गया, बड़ी अच्छी सीरीज है दिस, जो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया है। अगर टाइम मिले तो उसको आपको जरूर देखना, बहुत ब्यूटीफुली इंडियन आर्किटेक्चर वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। अब देखो 17th का मतलब होता है 1600, 17 लिखा है ना, तो 17th सेंचुरी मतलब 1600। एक पहले करते हैं हम, 1600 मतलब ब्रिटिश आए ही हैं अभी इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। ये ब्रोच है, भरूच है, यहाँ फैक्ट्री पहले बनी थी। त्रिकोणापल्ली और दिस चिकोले, श्रीकाकुलम एटसेट्रा यहाँ बाद में आए हैं। सो ये 17th देखो। अब एक बार आप 16th सेंचुरी 1600 का टाइम फ्रेम देखोगे ना, यू विल सी सूरत, भरूच यहाँ पे पहले आई थी फैक्ट्री। 1 इज द राइट ऑप्शन। अब ये सवाल है, द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 17th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया।
तो मगध था यहाँ पे, गुप्ताज ऑफ मगध थे। अब ये हर्षवर्धन पीरियड है 600 समथिंग, गुप्ताज का डिक्लाइन हो गया है। तो देखो गुप्ता मतलब +300 BC वाला एडी कॉमन एरा, और दिस मगध वगैरह है दिस इज मौर्यास, तो ये 300 पहले ऐसा एक टाइम फ्रेम है, रफ टाइम फ्रेम है। अब देखो ये हर्षवर्धन इसके बाद आएंगे, तो गुप्ता ऑफ मगधा अभी भी थे यहाँ पे पॉसिबल। परमार ऑफ मालवा, परमार बाद में है, पुष्य भूति ऑफ थानेश्वर, देन मोखारी ऑफ कन्नौज, यादवा ऑफ देवागिरी, एंड दिस इज मैत्राका ऑफ वल्लभी। ये बनता है वंडरफुल, नहीं बनता है देन ऑल्सो इट्स वंडरफुल, डू नॉट पैनिक, ओके। Then according to Portuguese writer Nunes, the women in विजयनगर एम्पायर। अब ये जो विजयनगर है ना, पिछले 2-3 साल से रेगुलर आया है विजयनगर एम्पायर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको एक बार रिवाइज कर लेना विजयनगर। और ये ट्रेवलर्स अक्सर आए, जैसे इस बार पोर्तुगीज नूनेज है। एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब विजयनगर का जो टाइम होता है ना, यूजुअली हम उसको बहुत पॉजिटिव लाइट से देखते हैं, ग्लोरिफिकेशन ज्यादा है वहां पे कि सब चीजें लाइक बहुत अच्छे से हो रहा था, ट्रेवलर्स ने बताया। तो विमेन दिस वहां पे थी, रसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको हम आउटराइटली मना कर पाए कि ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। वहां पे रसलिंग था, एस्ट्रोलॉजी था, अकाउंटिंग था, सूद सेइंग था, ये सब चीजें वहां पे थी, 4 सारी थी। अब जैसे सूद सेइंग समझ में नहीं आ रहा ना, तो हिंदी देख लो, भविष्यवाणी तो क्यों नहीं कर सकते भविष्यवाणी, लेखाकरण क्यों नहीं कर सकते, ज्योतिष क्यों नहीं कर सकते, कुश्ती ऑब्वियसली, ये सारी चीजें करेक्ट है। 1 2 3 4 विद रेफरेंस टू दिस इज मंदाना पल्ले ऑफ पल्ले। अब जैसे ये सफिक्स होते हैं ना, ये ध्यान रखना चाहिए, पल्ले हुआ, कोंडा हुआ, कोंटा हुआ, ऐसे हर एरिया के कुछ सफिक्स होते हैं। दिस इज मदाना पल्ले आंध्रा, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। Pingali Venkaya designed the tricolor Indian national flag. P.T. Sitaramaiah led the Quit India movement of Andhra region. Rabindranath Tagore ji translated the national anthem from Bengali to English. This is the right answer. And Madam Blavatsky and Colonel Olcott का headquarter था Theosophical Society. ये तो Adair something था ना, तो ये तो है नहीं. This is the right answer. This is the right answer. Okay. Rabindranath Tagore ji. Then this is next one. Burzahom, चंद्र, केटुगढ़ और गणेश्वर। अभी जो बुर्जा होम है ये हम अक्सर देखते हैं ऐसे नियोलिथिक साइट से ऊपर कश्मीर तरफ, या रॉक कट श्राइन्स नहीं है। रॉक कट श्राइन्स यूजुअली वहां ज्यादा होंगे जहां रॉक्स ज्यादा होंगे, रॉक कट श्राइन्स। चंद्र केटुगढ़ टेराकोटा है, दिस इज टेराकोटा का आर्ट है। गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट है, राजस्थान गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट है, तो दिस इज ट्रू, बट बुर्जा होम में रॉक कट श्राइन्स नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी, 2 and 3। अब ये सवाल भी नहीं बनते हैं, इट्स वंडरफुल, बनते हैं देन ऑल्सो इट्स वंडरफुल। जो सिलेक्शन होता है ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी डिसाइड नहीं करते हैं। सिलेक्शन जो होता है वो डिसाइड करते हैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चन। सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका नंबर 1 रीजन यही होगा कि आसान सवाल में सिली मिस्टेक किया और वो गलत कर दिया, यही नंबर 1 रीजन होता है सिलेक्शन नहीं होने। जो किसी से नहीं बन रहा है वो बहुत अच्छी बात है, आपसे भी नहीं बन रहा, इट इज ओके, बट जो सब सही कर रहे हैं उसको सही करना जरूरी होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ इट्स फ्यूजिटिव दिस प्रिंस। देन ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान क्रॉस द इंडस। यूपीएससी का हैबिट है, क्रोनोलॉजी जो होती है ना वो उसको मिक्स करती है बहुत। अब ये जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, तैमूर 70 में आया था, ये दोनों टाइम फेज ही नहीं हो रहा है, ये फिरोज ज्यादा हो सकता है चांसेस। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। रीन ऑफ देवा राय टू विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डिगामा रीच द कोस्ट, अगेन क्रोनोलॉजी, ये 1498 में आया था, विजयनगर एम्पायर मैच नहीं कर रहा है। ये जो है दिस इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू, तो दिस एंड दिस इज रॉन्ग, वन इज ट्रू। Then Saint Francis Xavier was one of the founding member of Jesuit order. Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there. Feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. तो यस celebration होता है, फाउंडिंग मेंबर भी थे, बट ये यहाँ नहीं हुआ था एक्चुअली। वो दिस एक्सपीडिशन में चाइनीज पोस्ट इधर ज्यादा हुआ, यहाँ नहीं हुआ। सो दिस इज 1 and 3। अब देखो ये सवाल आया है, वर्बोसिटी बहुत ज्यादा है, बनता है, ठीक है, एक बार ट्राई करना है इसे। देन यहाँ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया है, तो एंशिएंट इंडिया के ऐसे 1 2 3 सवाल आए हैं, बट पैनिक नहीं करना है वहां पे, क्योंकि एंशिएंट इंडिया इज टू वास्ट। एंशिएंट में अगर बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, मेडाइवल में भी बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है।
पैनिक नहीं करना है, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, और अननेसेसरी अटेम्प्ट भी नहीं करना है वरना आपके नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ये मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट, ऐसा क्यों अलग अलग लॉ होंगे सिविल लॉ के? दोनों सेम है एक्चुअली। मिताक्षरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी, अब ये न्यूज में बना हुआ था पूरे साल भर, राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, whereas in Daya Bhag system it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. This is looking logical. Then Mitakshara system deals with the matters relating to the property by male members only of a family. Daya Bhag system deals with the matters related to property held by both male and female. ये भी गलत है, the right answer is two only. Then अब जैसे देखो भावभूति, हस्तिमाला, खेमेश्वरा है ना, खेमेश्वरा ये फेमस क्यों है? भावभूति ये कोई जैन मंक नहीं है, ये टेम्पल आर्किटेक्ट भी नहीं है, ये तो लिखने वाले काम थे, फिलोसोफर सोच हो सकता था। हस्तिमाला एंड दिस खेमेश्वरा ये प्ले राइट्स है। तो बुक्स एंड ऑथर्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बुक्स एंड ऑथर, इसका रिवीजन क्लास में मैंने पीडीएफ में शेयर किया है, हैव अ लुक। बुक्स बेसिक बुक्स, भावभूति हमें पता है प्ले राइटर है, वी कैन से कि दिस इज बी, we can say this B even if we don't know this and this, okay, so this is playwright. Then Montagu Chelmsford reform of 1919, 1773 से 1947 तक जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जैसे हर बार इससे एक सवाल आता है, Montagu Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21. No, ये तो 1947 बाद में आया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इस टाइम पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे प्रॉपर्टी के हिसाब से या फिर एजुकेशन के हिसाब से, ऑल नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर, तो दिस इज ट्रू, इस टाइम पे ये बात हो गया था, रिप्रेजेंटेशन होना है, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। अब विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942, जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना 1905 से 1947, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर भी जो 1940s का जो दौर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1940 से 1947, इससे सवाल हर साल आता है एक। 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था AICC, किस टैंक में, किस पाठशाला, यहाँ पे एक है फेमस, तो वो अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपैंड हुआ टू इंक्लूड मोर इंडियन, अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्यों होगा, ये तो टाइम था जैसे क्रिप्स मिशन इन सब का, नो। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 7, ये तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने के टाइम पे हुआ था, ये तो 42 आ गया। Then Cripps proposed an Indian union full dominion status once the second. Verbosity unnecessary. This is wrong. Cripps में this wrong. Right answer is this A. क्योंकि इसी के बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति ये स्टार्ट हुआ था। Who among the following is associated with songs with prison? A translation of ancient Indian religious lyrics in English. करमचंद गांधी जी। गांधी जी जब जो होते हैं, दिस इज हैवी वेट। गांधी जी फेवरेट है यूपीएससी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी। Then with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? सबसे पहला क्या होगा, मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है, इसको सर्कल कर लो, गलती नहीं होगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। परगना, सरकार एंड सूबा, फौज में बोलते हैं सूबेदार है, मतलब एक बड़ी पोस्ट होती है, सूबेदार है। सरकार, परगना, 24 परगना वगैरह वेस्ट बंगाल में है, परगना छोटा होता है, फिर इसके ऊपर सरकार होता है, फिर सूबा तो लास्ट में ही आएगा, सूबा इज देयर, तो दिस तो पॉसिबल नहीं था, ए और बी में हो सकता था, पहले परगना, फिर उससे बड़ा सरकार, फिर उससे बड़ा सूबा, द ए इज द राइट ऑप्शन। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी फेवरेट है, एनी बेसेंट भी फेवरेट है, ऐसे लीडर्स। टैगोर जी भी हैं एंड दिस सरोजनी नायडू जी भी हैं। सरोजनी नायडू जी क्या फर्स्ट है, टेल फर्स्ट, क्या चीफ मिनिस्टर है या फर्स्ट गवर्नर है? फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया भी बताइए विमेन। Who among the following was associated with secretary with Hindu female education which were came to be known as Bethune female education? जब भी रिफॉर्म्स की बात आती है और फीमेल एजुकेशन की बात आती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम देखो, यहाँ विद्या ही लिखा हुआ है, विद्यासागर जी इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ओके, देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज, ये बड़ा फेमस INA ट्रायल हुए थे और
इसमें एक हमारी टेंडेंसी हो गई थी कि फौज को भी अब लगने लग गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनको आउस्ट करना ज़रूरी है। ये वैसे जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इंडियन नेशनल आर्मी है उसके सोल्जर्स थे ये। लीडर्स ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट नो, मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट नो, और ये वैसे भी कहाँ पे हुआ था, दिस इज दिल्ली रेड फोर्ट में हुआ था। तो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी नो, ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी थे डी। Now, with reference to Indian history, which one of the following statement is correct? The Nijamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. ऐसा कभी हुआ नहीं। Mysore kingdom emerged out of Vijayanagar empire. Yes, Mysore में हमने पढ़ा हैदर अली and all. This is true. रोहिलाखंड किंगडम, अब देखो टू तो होगा। रोहिलाखंड किंगडम was formed out of the territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी। ये भी गलत है। The right answer is B, 2 only. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो एक अजंता केव्स होती है, एक एलोरा केव्स होती है, हर बार सवाल आता है। अजंता मतलब केवल बुद्धिज्म, एलोरा मतलब इसमें सब है, बुद्धिज्म जैनिज्म सब है यहाँ पे, हिंदुइज्म भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव्स लाई इन द गॉज ऑफ वाघोरा रिवर। अब देखो ये महाराष्ट्र में है अजंता रिवर, वाघोरा रिवर भी वहीं की है। सांची स्तूपा लाइज इन द गॉज ऑफ चंबल। नो, चंबल तो इस साइड है, सांची इधर है। नो। पांडुलेनी केव्स श्राइन लाई इन द गॉज ऑफ नर्मदा रिवर। अगेन नो। अमरावती जो है वो गोदावरी में है। नो, अमरावती नॉट गोदावरी, पांडुलेनी नॉट नर्मदा, सांची जो है चंबल नहीं है। अजंता इज डेफिनेटली इन वाघोरा रिवर। ए इज द राइट ऑप्शन। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अभी मैंने क्या बताया, यूपीएससी का फेवरेट है वो इंस्टीट्यूशन का नाम बदल देता है। ये यूनिसेफ नहीं है, ये यूनेस्को है। The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. अब पाकिस्तान में बांग्ला कैसे? वो इसलिए बिकॉज एक ईस्ट पाकिस्तान भी होता था जो आज की डेट में बांग्लादेश है। सो 2 इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो देखो 50 क्वेश्चंस हो गए। कुछ सवाल डेफिनेटली डिफिकल्ट हैं बट बहुत सारे सवाल डुएबल हैं। द आइडिया इज सिलेक्शन डिफिकल्ट के बेसिस पे नहीं, ईजी और मॉडरेट के बेसिस पे होता है। ये लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होते हैं। ओके, लो स्कोरिंग पेपर होता है। पर्मा कल्चर फार्मिंग, अब देखो एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एवरी टाइम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ इज पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? तो पर्मा कल्चर फार्मिंग डिस्करेज करता है मोनोकल्चर, वी डोंट लाइक मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। अब ये बड़ा लॉजिकल लग रहा है तो हम एक नया फॉर्मेट लाए पर्मा जो कन्वेंशनल से बेटर है। ट्रू। Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity. Occurrence of such phenomenon is not observed in Parma. तो ये भी ट्रू, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कुछ, जो सॉइल सैलिनिटी थी कन्वेंशनल में वो नहीं है। देन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड रीजन में कन्वेंशनल फार्मिंग कैसे पॉसिबल होगा? आमतौर पे हम यहाँ पे फार्मिंग ही नहीं कर पा रहे। स्टेटमेंट आउटराइटली गलत है। अगर वी डोंट नो द मीनिंग देन ऑल्सो वी कैन से कन्वेंशनल फार्मिंग सेमी एरिड में नहीं हो पा रही है, तभी तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सोच रहे हैं। पर्मा कल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। ओके, तो दिस इज दैट। ये गलत ही लग रहा है स्टेटमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग में क्या होता है, ऊपर ऐसे अपन जो सॉइल का है दिस जो क्रॉप रेसिड्यू वगैरह ऐसे ढक के रख देते हैं, मल्चिंग जमीन पे। इंपॉर्टेंट इन पर्मा बट नॉट नेसेसरीली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो कन्वेंशनल में ऐसी चीजें मल्चिंग हम इतना करते भी नहीं है, ये भी नया बज़वर्ड है। सो 4 इज ऑल्सो ट्रू। वैसे भी 1 और 2 ट्रू हो गया था तो राइट आंसर बी ही होना था। पर्मा क्या होता है, इसमें एक टोटैलिटी में हो रहा है, इधर का इनपुट इधर, तो इससे क्या होता है एग्रीकल्चर बड़ी एफिशिएंट हो जाती है और डाइवर्सिटी बहुत होती है, तो ओवरऑल अच्छा रहता है, वो हेल्थ अच्छी होती है सॉइल की। अब विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द स्टेटमेंट। पाम ऑयल ट्रीज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। नो, ये सब जो होता है ना, जैसे ग्रेट कोलंबियन एक्सचेंज हुआ, ये क्या हुआ बताइए? ग्रेट कोलंबियन एक्सचेंज। ये जो पाम ऑयल है ये अफ्रीका से आया है, इक्वेटर ज्यादा है। पाम ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है पाम ऑयल का कुछ बेस इंग्रेडिएंट बना लिया हो। ट्रू। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल भी बन सकता है। अब ऑयल है ये, अब ऑयल से तो कुछ बायोडीजल बन ही सकता है, सम सॉर्ट ऑफ ऑयल ऑलरेडी है ये, मतलब ऑयल है। जैसे एक और सवाल आया था जिसमें से ग्राम मतलब दाल से रिलेटेड एक सवाल था। पाम ऑयल ऑलरेडी ऑयल है, ऑयल को फिर बायोडीजल में कन्वर्ट पॉसिबल। 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। अब ये जो इंडस सिस्टम है ये भी फेवरेट है, हर बार पूछा गया है कुछ सवाल। जो पंजाब की 5 रिवर्स है इंडस,
तो विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम 4 रिवर्स हैं, 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। आपको बताना है कौन सी जो रिवर है दैट जॉइंस द इंडस डायरेक्ट। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये जो रिवर है ये है, दिस इज सतलज। हमने इसको सतलज माना गया है, यहाँ पे सतलज है, दिस इज सतलज। ऑफिशियल आंसर की है ये, सतलज माना है, मतलब चेनाब आके सतलज में मिलती है और फिर ये सतलज जाके सीधा दिस इंडस में मिल रही है। दिस इज द वे। ओके, तो चेनाब इज नॉट द आंसर। जो रिवर डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है वो सतलज है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब बताओ, इंडस जो ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान की, इसमें कौन सी रिवर्स का एक्सक्लूसिव राइट से पाकिस्तान को है और किन रिवर्स का इंडिया को दिया हुआ है डिवीजन? दिस इज सतलज। विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, खुचामन, सारगोल, खाटू श्याम जी आर द नेम्स ऑफ व्हाट? तो ये ग्लेशियर्स तो लग नहीं रहे। मैनग्रोव एरिया, अब देखो हमेशा वर्ड्स देखा करो ये किस एरिया के वर्ड्स हैं। ये जो है ना, ये वेस्टर्न इंडिया के वर्ड्स है, राजस्थान के वर्ड हैं, दिदवाना टेम्पल, दिस। तो ग्लेशियर्स कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। मैनग्रोव एरिया इस एरिया में पॉसिबल ही नहीं है। हमें कन्फ्यूजन हो सकता था रामसर साइट और सलाइन लेक्स में। टेक चांस, राजस्थान का नमक, दिदवाना, दिस एंड ऑल, सलाइन लेक इज द राइट ऑप्शन, डी। अब जैसे ये रिवर्स है ना, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज अच्छे से पढ़ना है, हर सवाल बन जाता है उससे। ब्राह्मणी 11th एनसीईआरटी, तो ब्राह्मणी तो शंख और साउथ कोयल से मिलके बन रही है। एक नॉर्थ कोयल है, साउथ कोयल है, ये साउथ कोयल है, तो दिस इज ब्राह्मणी। तो ये ईस्टर्न घाट नहीं है ये, तो 1 इज गॉन। नागावली वी डोंट नो। सुवर्ण रेखा ये झारखंड से निकलती है, स्वर्ण गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट, स्वर्ण रेखा। वंशाधारा जो है तो ये भी ईस्टर्न घाट नहीं है ना, तो 3 इज ऑल्सो गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, और ब्राह्मणी पहले ही गॉन था, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इवन वी डोंट नो अबाउट दिस, वी कैन से 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। वंशाधारा है, ये भी ईस्टर्न घाट्स है। तो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, फेवरेट एरिया यूपीएससी, यहाँ की हाइट, यहाँ का रिवर्स, एवरीथिंग इज फेवरेट। ग्लोबल ओशन कमीशन है, ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। अभी क्या बताया, ये जो इंस्टीट्यूशंस है बदलना बहुत आसान होता है, और वैसे भी ये कमीशन ग्रांट नहीं करेगा ग्लोबल, ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करेगा, तो ये गलत। देखो पहले दफ़े तो नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये एक्स्ट्रा चीज़ें काम आती है, पहले दफ़े नहीं, एक्स्ट्रा। तो ये गलत है, द राइट आंसर इज ISA। तो दिस इज गॉन, ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन, राइट आंसर इज 2 and 3, 2 and 3। India received license seabed mineral exploration international water. Yes. Rare earth mineral present as sea floor in obviously yes. 2 and 3. यहाँ पे nodules भी मिलते हैं, magnetic nodules like that. So this is 2 and 3. Among the following which one is the least पूछा है, मतलब ये water efficient नहीं है, सबसे ज़्यादा पानी का consumption हो रहा है यहाँ पे, least water efficient। शुगर कैन, सनफ्लावर, पर्ल, मिलेट तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी रफ एंड टफ क्रॉप होती है। रेड ग्राम भी नहीं होगा, दाल में इतना पानी नहीं चाहिए। सनफ्लावर भी नहीं होगा। शुगर केन को बहुत पानी चाहिए, शुगर केन, बिकॉज शुगर केन भी देखो शुगर जूस है, वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा रहता है। सनफ्लावर में नहीं है, पर्ल मिलेट में नहीं है, रेड ग्राम में नहीं। दिस हैज़ टू बी दी आंसर, शुगर केन। तो दैट इज़ वाई शुगर केन ज़्यादा कहाँ मिलता है, यूपी में, गैंगेटिक बेल्ट, महाराष्ट्र में। ट्रॉपिकल जोन है, अब देखो ये हमेशा याद रखना है, इक्वेटर है, ये ऊपर कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिकल जोन है। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर है देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो यस, यहाँ पे ओशन करेंट्स भी चलते हैं, ओशन करेंट्स भी होते हैं, है ना। तो ओशन करेंट्स क्या करते हैं, पानी को इक्वेटर से ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो गर्म पानी को ऐसे लेके जाते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम वगैरह हुआ। ट्रू। टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज मेक्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। वेस्टर्न सेक्शन में अपवेलिंग होने लग जाती है, पेरुवियन एटसेट्रा, तो ठंडा हो जाता है वो। ईस्टर्न ज्यादा रहता है। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। बेसिक ज्योग्राफी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एग्रीकल्चर फेवरेट एरिया, हर साल सवाल आ रहा है। ओके, Climate Smart Village approach in India is a part of project led by Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program. अब देखो यहाँ ये true है। Project of this is carried out under consultative group on International Agriculture Research Headquarter in France. ये भी true है। International Crops Research Institute Semi-Arid Tropic in India is one of this research center. ये भी true है। ऐसे सवाल क्यों होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए होते हैं, ये देखने के लिए होते हैं कि अगर आपसे चीज़ें नहीं बन रही है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हाँ ये तो बनता ही नहीं है, और फिर वो प्रेशर पैनिक में आ जाएंगे और आगे जो इजी सवाल है ये गलत कर देंगे। ये नहीं करना है, ये एक ट्रैप होता है, ये आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए होता है, तो ऐसा नहीं करना है। क्रिकेट में खेलते हैं ना, जो अच्छी बॉल आ रही है, गुड लाइन लेंथ की आ रही है, रेस्पेक्ट करो, डिफेंड कर दो उसे। जो इजी बॉल आ रही है उसको स्कोर करो और आपका स्कोर कार्ड ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, कट ऑफ आपका क्रॉस हो जाएगा, पैनिक नहीं करो उसमें। लीफ लिटर, अब ये इजी सवाल था, डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up to into the canopy vicariously by climbing the trees. Growing is epiphyte word आते ही ये क्लियर है कि ये ट्रॉपिकल है। रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस, बिकॉज कैनोपी पढ़ते हैं हम, लेयर्स पढ़ते हैं, सेग्रीगेशन पढ़ते हैं, सब कॉनिफरस ड्राई मैनग्रोव का कोई काम नहीं है। दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इजी। अब देखो फिर इजी आ गया, वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्री, मतलब कुछ ड्राई टाइप कंडीशन है सवाना। Forest development in such areas generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Okay, which of the following are such condition? मतलब फॉरेस्ट को बढ़ने नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट को चेक कर रहा है। बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, अब एनिमल्स एज सच स्टॉप नहीं करेंगे, फायर तो जरूर स्टॉप करेगा, आग लग जाती है फॉरेस्ट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो 2 हैज टू बी देयर। ये ऑप्शन गया, एक गया ना, ये वाला भी चला गया। देखो 50% पे आ गया हम, एक ही ऑप्शन एक स्टेटमेंट से, तो 2 हैज टू बी देयर। ओके, ग्रेजिंग हर्बीवोर, अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे जो रूट्स जो ग्रो ही हो रहे हैं उसको खा लेते हैं, तो उससे फॉरेस्ट ग्रोथ नहीं हो पाती हर्बीवोर्स, तो ये तो होगा ही होगा। तो द राइट आंसर इज 2, 3, 4। तो सी ऑप्शन कभी भी यहां जो लिखा है ना उससे डिफिकल्ट नहीं होता प्रश्न डिफिकल्ट होता है जो यहां लिखा होता है। ऑप्शंस में जो लिखा होता है वो डिसाइड करता है कि इट इज इजी और डिफिकल्ट। इज इजी क्वेश्चन है ये। With reference to water on the planet Earth, consider the favorite question है, favorite topic है, amount of water in the rivers and lake is more than the amount of groundwater. No, groundwater ज़्यादा है। Amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the, yes, polar ice caps और glaciers में बहुत पानी है, ground water से भी ज़्यादा है। B, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट ट्रू। देखो ये याद रखना है, अगर टोटल अपना इतना पानी है अर्थ में, मैक्सिमम पानी ओशन है, सलाइन, और दूसरा सलाइन फ्रेश वाटर इज वेरी लेस, तभी हमारा वाटर शॉर्टेज होता है। ब्लू प्लैनेट है बट पानी की कमी है, बिकॉज फ्रेश वाटर इज लेस, 2.5% ओनली, और वो भी ज्यादातर ग्लेशियर्स में स्टक है, ग्राउंड वाटर में स्टक है, सरफेस में तो केवल 1.2 है, और इस 1.2 का भी ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट है, लेक्स है, फिर इसके बाद सॉइल मॉइस्चर, स्वैम्प। रिवर्स में देखो कितना कम पानी है, रिवर्स आर डाइंग, कंजर्व रिवर। फिर लिविंग थिंग्स, हमारी बॉडी में भी पानी होता है और कुछ एटमॉस्फेयर में भी, 3%। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर। हमारी बॉडी में कितना % वाटर होता है, वाटर का बॉटल साथ में लेके जाना है, स्पेशली सीसेट पेपर 2 में ये बहुत हेल्प करेगा समर सीजन। मोरिंगा जो है ये क्या लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री है, एक तो एवरग्रीन लिखा है, लेगुमिनस है मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा होता, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता तो ये पढ़ा होता हमने मोरिंगा, बिकॉज दिस इज अ फेवरेट टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल। ड्रम स्टिक्स ऐसी होती है, दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस बट दीज आर नॉट लेगुमिनस, रॉन्ग। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, टैमरिक जो है इमली इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। नो, ये तो हर जगह मिलता है, ड्रायर रीजन में नॉर्थ में काफी है, साउथ एशिया। Then in India, most of the tamarind is collected at minor forest produce. Yes, this has to be true. Tamarind जो होता है minor forest produce है। India export करता है tamarind and seeds of moringa. Seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuel. अब ये जो word है ना biofuel, बहुत न्यूज में है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल इस बार फिर आएगा, इथेनॉल कितना ब्लेंडिंग ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, इससे एक सवाल आएगा। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो पहला गलत था, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज 3, 4, 5। लेगुमिनस एवरग्रीन नो, 3, 4, 5 इज द राइट ऑप्शन। तो सी ऑप्शंस डिसाइड करते हैं पेपर इजी है या टफ है। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ इंडिया। ये देश के बच्चे को पता है कि फिशर वॉल्केनिक सॉइल रॉक से ये आता है, फॉरेस्ट सॉइल नहीं है ब्लैक कॉटन। ये पूरा जो डेक्कन का हम देख रहे हैं, ग्रेनाइट एंड शिस्ट भी नहीं है, शेल एंड लाइमस्टोन भी नहीं, दिस इज वॉल्केनिक रॉक फिशर। Then with reference to recent development regarding recombinant vector vaccination, consider the following. अब vaccination throughout year में बना रहा, ये recombinant vector vaccination different styles हैं।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीनेशन। अब क्यों नहीं कर सकते, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीनेशन ट्रू। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है कैरियर है वो, बस बैक्टीरिया वायरसेस बोथ कैन एक्ट एज अ कैरियर, सो बोथ 1 and 2। अब ये हेरिडिटरी डिसीजेज है, ये सवाल भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो ये थीम रिपीट हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस, पहले भी पूछा फिर रिपीट हुआ। Mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before and after in vitro fertilization of egg। तो एक थेरेपी है, रिप्लेसमेंट कर दिया, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट कर दिया तो डिसीज भी नहीं होगी उससे रिलेटेड। ये बिफोर आफ्टर दोनों हो सकता है आईवीएफ एग का, ट्रू। अब क्या होता है कि जैसे जो मेल है, मेल स्पर्म है, देन मदर है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदर से आता है, दिस जो फादर है उसका नहीं होता, फादर का नहीं होता। तो चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। यूपीएससी का पास्ट कुछ ईयर से ये पैटर्न बन गया है कि वो ऐसे बहुत टेक्निकलिटी वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो पहले हम जितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते थे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, जो लॉजिक के हिसाब से लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा ही है, दिस इज ट्रू। सो दिस इज बोथ 1 and 2। तो दैट इज वाई नॉलेज का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी जो है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स जेनेटिकली। अब ये है, देखो जेनेटिक मॉडिफाइड हुआ, हर साल ये कीवर्ड हमें 2 या 3 बार दिख रहा है प्रश्न में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है, ये बीटी कॉटन वगैरह, दिस इज बी ओके। देन इन प्रेशर कुकर, अब ये फिजिक्स बेसिक आ गया, आसान सवाल, गलत नहीं होना है। तो इट इज ऑल अबाउट, जैसे क्रिकेट में होता है ना, इजी इजी बॉल हिट करते जाओ, जो मुश्किल सवाल आ रहा है डिफेंड कर लो और आपका सेंचुरी हो जाएगा। प्रेशर कुकर, टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द होल इन द लिड, ऐसे वाटर वेंट करने के लिए, स्टीम वेंट करने के लिए होता है, तो यस पॉसिबल, उससे प्रेशर जनरेट हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड, which of the food is cooked depends mainly upon which of the following। अब यहां जो यूपीएससी का लॉजिक है वो है सी। देखो एरिया ऑफ द होल इन द लिड तो होना था, तो दिस इज गॉन, है ना। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, मतलब नीचे जो आग लगी हुई है, फ्लेम है, उसका कितना टेम्परेचर है। बट हम यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर कुकर है और यहाँ हम टेम्परेचर फ्लेम का लॉजिक नहीं होता है। ये जो प्रेशर कुकर है, यहाँ प्रेशर कुकर का लॉजिक लगेगा। तो प्रेशर कुकर मतलब फ्लेम इंडिपेंडेंट बनाना है, फ्लेम का लॉजिक नहीं लगेगा कितना जल्दी फूड बन रहा है। डिपेंड्स जो होगा एरिया ऑफ द होल एंड दिस वेट ऑफ द लिड। लिड हैवी है, इजीली वो नहीं होगा, तभी उसमें एक हैंडल होता है, उसको टाइटली पैक करने के लिए होता है। अगर वेट ऑफ द लिड नहीं है तो से रिलीज हो रहा है, लाइक दैट। यूपीएससी के अकॉर्डिंग द आंसर इज 1 and 3। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम शुड नॉट बी द रीजन, द आंसर इज 1 and 3। अब देखो यहां भी 1 2 3 नहीं आया है। देन बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस कैन बी कल्चर्ड आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम। अब वायरस हमें पता है लिविंग भी होता है, डेड भी होता है, तो इसको एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, ये नहीं होगा, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। अडीनो वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होते हैं। जीनोम, वेरस रेट्रो वायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, दिस इज रॉन्ग। कॉमन कोल्ड जो है समटाइम्स कॉज्ड बाय एन एडिनो, समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनो वायरस, वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस, ये एब्सोल्युटली ट्रू है, द राइट ऑप्शन इज 2। तो दिस डिसीजेज हुआ, बायोलॉजी डिसीजेज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड, क्यों? हीट का कंडक्टर है। अब हीट जो है ये फिजिकल चेंजेस लाएगा, नो। स्पेसिफिक हीट है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, नो। डायपोलर है, इससे क्या होता है, दिस ब्रेकेज इजी होता है, वो इजीली लिक्विड, बहुत एक्सीलेंट सॉल्वेंट माना जाता है वाटर, लिक्विड सब डिसॉल्व कर देता है, डायपोलर इन नेचर होने के कारण। अब यहां भी सिंपल लॉजिक देखो, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैंप्स डिफर फ्रॉम एलईडी। पहले वो पीले लैंप आते थे स्ट्रीट लाइट में, सोडियम लैंप होते थे। अब सोडियम लैंप होते थे वो पूरा 360 डिग्री लाइट ऐसे थ्रो कर रहे हैं, सोडियम लैंप 360 है। बट जो एलईडी, अब एलईडी के तो चिप्स होते हैं और वो चिपके होते हैं किसी सॉलिड सरफेस में, पीछे लाइट नहीं जा रही है, तो वो 360 डिग्री कैसे होगा? ट्रू। देन स्ट्रीट लाइट में सोडियम लैंप्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी, नहीं, एलईडी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, सोडियम खराब हो जाता है, दिस इज ट्रू।
स्ट्रीट लाइट में सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स. ओके, नॉट ट्रू. लेट मी सी. Let us see. Spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic. LED lamps offer significant color advantages in street lighting. अब देखो, visible light from sodium lamp is almost monochromatic. येलो लाइट ही होती है. मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही टाइप का लाइट. क्रोमा कलर मोनो वन. एलईडी लैम्प जो होते हैं इसमें, अब एलईडी तो बहुत सारा लाइट होता है, 3 हैज टू बी ट्रू. अब यहाँ 1 2 3 करें या 3 करें, तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से स्टार्ट से. पिछले कुछ टाइम से जो 15 16 17 का दौर था, 1 2 3 बड़ा आसान सवाल बन रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑप्शन. बट इस हैबिट को ही ब्रेक करने के लिए लास्ट फ्यू ईयर्स से, स्पेशली 2021 से सवाल 1 2 3 नहीं हो रहे हैं यहाँ पे. अब यूपीएससी ने अगेन स्पेसिफिक देखा है, सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स. इस चीज को नहीं माना है. सोडियम लैम्प्स जो होते हैं एज सच लाइफ स्पैन का ज्यादा एडवांटेज, सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स, ये नहीं है. एलईडी जो होते हैं ये ज्यादा बेटर होते हैं. यस, एलईडी जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है. एलईडी लैम्प्स आर बेटर. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू. जो मैं पहले आपको बता रहा था कि ये जो 1 2 3 पहले जितने कॉन्फिडेंटली साइंस एंड टेक में बोलते थे ना, अब नहीं हो रहा है. तो बी वेरी केयरफुल, रॉन्ग हो रहे हैं आंसर्स वैसे. द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. अब सी, ये सब कोविड-19 रिलेटेड देखा. अब देखो, कोविड-19 में भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल पूछे जा रहे हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, थ्योरी है. तो ये वायरल डिसीजेस से है. ACE2 रिसेप्टर्स वायरल डिसीजेस, जेनेटिक नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, रेडियो कॉलर नहीं है. डी. Then this is bisphenol BPA है, cause of concern structural key component manufacturing which of the following kind of plastics. तो this is पॉलीकार्बोनेट, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन नहीं है. जैसे अक्सर हम देखते हैं ना, BPA फ्री है या फिर पॉलीकार्बोनेट होता है ये. ओके, सो PVC भी नहीं है, दिस इज भी नहीं है. द राइट आंसर इज पॉलीकार्बोनेट. प्लास्टिक 20 में भी देखा था, माइक्रोप्लास्टिक आया, इधर फिर प्लास्टिक आया. प्लास्टिक इज इंपॉर्टेंट. अब दिस इज ट्राइक्लोसन, कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. फूड प्रिजर्वेटिव है. अब देखो ये हार्मफुल है तो फ्रूट प्रिजर्वेटिव क्यों करेंगे. FSSAI स्टेप इन तुरंत करेगा, इसको अलाउ नहीं करेगा. फ्रूट राइपनिंग अगेन एडिबल चीजों में तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे. रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर एंड टॉयलेटरीज. अब देखो ये जो होता है ना, ये एंटी बैक्टीरियल ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है, बट बहुत ज्यादा इसका एक्सपोजर होता है तो ये हार्मफुल है. ये बेसिकली टॉयलेटरीज के कॉन्टेक्स्ट में. रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर भी नहीं होगा. ये चीज ध्यान रखना है. आप ट्रेंड देखो, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ह्यूमन कांटेक्ट में है, ह्यूमन दिस कांटेक्ट में, वहाँ हम बहुत अलर्ट रहते हैं. वह स्लाइट चांस भी नहीं लेते हैं हम इस टाइप का हार्मफुल, जो लाइक एडिबल है, लाइक दैट. टॉयलेटरीज इज द आंसर, डी. देन इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. लाइट ईयर मतलब दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, कॉन्स्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट. रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. अब बाकी सारे ऑप्शंस बोगस लग रहे हैं, दिस इज द राइट ऑप्शन. अब बहुत टेक्निकलिटी में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि से सिंगुलैरिटी है, ब्लैक होल है, लाइट कैसे जाएगा, इतना नहीं सोचना. वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश. अब देखो पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है. अब ना पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे पॉलिटी के सवाल हैं, सिटर्स हैं. तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, सेट चेंज करके देखो. शुरू में डिफिकल्टी हो रहा था, अब डायरेक्ट 76 से स्टार्ट करते. देखो पैटर्न ही चेंज हो गया. यहाँ पे सारा डिफरेंट टाइप आ रहा था, 76 से एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने लग गए. तो डू दिस, एट टाइम्स दिस हेल्प्स, एट टाइम्स दिस हेल्प्स. अब ब्रिटिश मॉडल है, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल. तो जो यहाँ पर है लेजिस्लेशन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. यस, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल सुप्रीम है बजाय पार्लियामेंट. Matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. Yes, Supreme Court जो होती है constitution bench होती है. इसमें मिनिमम कितने जजेस होना चाहिए बताइए constitution bench में. तो ये जो constitutionality है वो this Supreme Court जो है वो guardian of the constitution है. तो ये दोनों true है. बेसिक सवाल है. With reference to union government, N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designed solely by pursuing the subject of administrative reforms and promoting it. No, ये जो है चीज यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते solely for this administrative and this committee. No, secretary भी लिखा है.
1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस ARC। ये पहली वाली ARC है 1966। सेकेंड ARC कब आया था टेल, और प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, 2 इज द राइट ऑप्शन। सिटर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो गलत करेगा तो वो बहुत गलत काम करेगा। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 का बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन होता है। राइट टू लाइफ, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी। इंडिया वेयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बोगस कर दिया, हटा दिया। Then right to the city is an agreed human rights and human habitat monitors the commitments made by each country in this regard. According to UPSC ये गलत है, commitments ऐसा नहीं कर रही। ये correct लग रहा था but this is wrong according to UPSC. Then 2 is gone, तो this is gone, 1 is gone, this is gone, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, this has to be true, 2. Right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. तो this is looking logical. Right to city में हर occupant को ये certain rights हैं. 2 and 3 is the right option. This and this. अब with reference to India, consider the following statements. अब see, newspaper. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. एक तो होती है जेल, कारावास, एक होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में भी लॉकअप्स होते हैं बट वो जेल नहीं होती, जेल अलग चीज होता है, पुलिस स्टेशन जो होता है वो अलग, थाना अलग होता है। तो पुलिस स्टेशन में लॉकअप नहीं करेंगे। जुडिशियल कस्टडी मतलब अक्यूज्ड लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल, जस्ट रिवर्स बोला गया है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। लॉजिकल लग रहा है, कोर्ट ने बोला ये हमारी कस्टडी में, पुलिस ऑफिसर इसको कुछ देखेगा नहीं, तो 2 ओनली। With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. State government have their own prisoner releases on payroll rules. State government, अब policing वैसे भी क्या होता है, state subject होता है। State governments have their own prisoner releases on payroll. किसी का conduct अच्छा होता है तो उसको release कर दिया जाता है, because जो सजा होती है, सजा का पर्पज होता है रिफॉर्म। तो प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, ठीक है। पैरोल ये राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट, ये कंडीशन पे बेस्ड है। अच्छा बिहेवियर है मिलेगा बट हक से नहीं बोल सकते कि हमें चाहिए। 2 ओनली। National level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Rights Act 2006? MOEFCC नहीं है, पंचायती राज भी नहीं है, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं है। ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, दिस इज ट्राइबल अफेयर्स, दिस इज ट्राइबल अफेयर्स। अब ये बड़ा आसान सवाल है। लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, 32 रेमेडी हो गया, ये नहीं है। 14 इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर को हटाए, इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है, सब बराबर है। दिस इज ए, आर्टिकल 14। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Judiciary independent है और judiciary safeguarded है। यूनियन लेजिस्लेटिव में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्स्टिट्यूएंट से। यूनियन कैबिनेट इलेक्टेड है। फंक्शनल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स। तो नो, जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारी, तो ये बताता है फेडरल इन कैरेक्टर, रूल ऑफ लॉ, दिस ए। तो सी पॉलिटी के देखो कितने सारे सवाल आ रहे हैं और ये सारे इजी सवाल हैं, बन जा रहे हैं ये। तो स्कोर हमें आगे बढ़ाना है, डजेंट मैटर वो करंट अफेयर्स से आया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कोर टिकल होना चाहिए और इसमें पॉलिटी बहुत रिलायबल होता है। वेस्ट स्टेट क्या डिफाइन कर रहा है? कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटोरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, सोवरेन है, पजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है वहां पे, दिस इज स्टेट। बाकी ये भी बोगस है, दिस इज बोगस, दिस इज ऑल्सो बोगस, ये राइट ऑप्शन है ए। अब यहां लिखा है रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी फेवरेट एरिया, इंडियन जुडिशरी। Retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission to the President of India. Yes, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, जजेस की कमी हो रही है तो उनको वापस बुलाया जा सकता है, CJI, President of India permission, absolutely true.
हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, खुद के जजमेंट करेक्ट करता है, बट जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है वो हाई कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। हमारे यहाँ हायरार्की चलती है, तो वो मैंडेटरी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है हाई कोर्ट उसको फॉलो करेगा। अब देखो आर्टिकल 226 हम देखें स्पेसिफिकली तो उसमें लिखा हुआ है कि वो रिव्यू हो सकता है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, बट इस स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ए इज द राइट ऑप्शन, बी इज रॉन्ग। Then with reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. Yes, India is one. Citizen by birth only can become the head of state. नहीं, हम USA की तरह नहीं है. Foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it. ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार सिटीजनशिप दे दी तो वो कभी हटाई नहीं जा सकेगी? ऑब्वियसली हटाई जा सकेगी सिटीजनशिप, तो ये तो गलत है। अगर कंडक्ट करेक्ट नहीं है, वी कैन रिवोक सिटीजनशिप, टर्मिनेट हो जाती है। दिस इज रॉन्ग, तो ये दोनों गए। 2 से ज़्यादा बेटर, हमें श्योर 1 है तो 1 हैज़ टू बी राइट, 1 ओनली। ओके, इंडिया में हेड ऑफ स्टेट का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। Which one of the best factor constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Separation of power, Montesquieu। कौन सा DPSP है? टेल। जुडिशरी, कमिटेड हो, सेंट्रल, ये बड़े स्पेसिफिक टर्म है, सब्जेक्टिव है। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू, लिबरल डेमोक्रेसी में। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट, 39B, 39C, DPSP। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? 300A। सिटर क्वेश्चन है ये, स्कोर अप कर रहा है। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब जैसे यूएस से कोई पर्सन आके इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या हम उसको राइट्स डिनाई कर देंगे? नहीं करेंगे, ये एनी पर्सन होगा। दिस इज नॉट ओनली अबाउट सिटीजनशिप। कोई फ्लैट खरीदा यूएस से किसी ने आके, यूके से, उसको पूरा पूरा लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा उसकी परचेजेस का। सो बी। देन व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया का 26 जनवरी? 2 डेट याद रखना है, 26 नवंबर एंड 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो ये सेक्युलर वर्ड है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? टेल। सो द राइट आंसर इज बी, सोशलिस्ट। 3 वर्ड ऐड हुए थे, वो कौन से हैं? अमेंडमेंट के थ्रू, दिस प्रीएम्बल। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए होता है, वो गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है हमेशा। तो गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP, मतलब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये लिमिटेड बता रहे हैं कि आप इससे आउट बाउंड नहीं जा सकते। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो, कोई, ये सब सेंट्रल इंडिया की ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। अब इसमें भी जो हायरार्की है वगैरह वो देखना चाहिए हमें। हायरार्की, जैसे अवार्ड्स का हायरार्की क्या है, पद्म भूषण, विभूषण, उसकी सिलेक्शन कमिटी में कौन होता है, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। भारत रत्न पद्म अवार्ड्स टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो ये नहीं है। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड वर सस्पेंडेड ओनली वंस, नहीं, 2 बार हो चुका है, 1 से ज़्यादा है। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम 5 नहीं 3 है, तो ये तीनों के तीनों गलत है। द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द आर्बर डे फाउंडेशन, सीधा इंस्टीट्यूशन, आर्बर डे नहीं होगा ये। एंड कौन सा है? FAO है। हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद, रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज राइट। सेलेक्ट हुआ है बिकॉज कमिटमेंट ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट के लिए हैदराबाद। न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से ये न्यूज़ कवर किया था। द राइट आंसर इज टी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स, इस बार एक नया थीम देखने को मिला, स्पोर्ट्स के काफ़ी सवाल आए। अमेरिकन गोल्फर है टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, ट्रू। ये ज़्यादा फार्मूला 1 प्लेयर्स नहीं है, फार्मूला 1 प्लेयर्स वैसे भी काफ़ी कम है, तो इनका डोमिनेंस इतना होगा नहीं। यहाँ टेनिस ज़्यादा है। रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड, मैक्सिमम नंबर 3, 1 एंड 3 इज ट्रू। देन यहाँ पे सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 32nd समर ओलंपिक्स। अ न्यू वर्ड नहीं है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर है, और इस बार टुगेदर एक नया वर्ड ऐड किया। स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल, ये बड़ा न्यूज़ में था, ये साल भर बना था, ये नई नई इवेंट्स ऐड की गई थी। सो दिस इज बी। स्पोर्ट्स आजकल पिक हो रहा है। ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, काफ़ी न्यूज़ में था। फाइनलिस्ट नंबर ऑफ मैचेस से नहीं थे, परसेंटेज एंड पॉइंट्स के बेसिस पे थे।
न्यूजीलैंड भी रैंक्ड आगे हेड नहीं था, ये भी गलत है। दिस इज डी 1 एंड 2। तो सी जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज हो रहा है, और इस नए पैटर्न में भी अगर हमारा कोर सब्जेक्ट अच्छा है तो नो मैटर व्हाट कैसा पेपर आएगा हमारा स्कोर हमेशा बहुत अच्छा होगा, एवरेज से ऊपर होगा, कट ऑफ से ऊपर होगा। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स आना चाहिए बट ऑब्सेशन नहीं। ट्रेडिशनल चीजें आप पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेल बैलेंस्ड जिसकी प्रिपरेशन होती है वो प्रीलिम्स में अच्छा करता है, बैलेंस्ड होना चाहिए। सो ये सॉल्यूशन है 2021 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।